Now for the panel discussion, we have three panelists with us. First we have Kunal Nair sir. So he has more than 2 decades of experience in institutional and regional sales. Presently he is the business head in HDFC AMC. His career has encompassed expertise across multiple geographies and roles, reflecting a dynamic and adaptable background. Recognized for his collaborative approach and commitment to fostering an engaging work culture. He enjoys developing the mutual fund landscape and loves interacting with the investors at various platforms and improve financial literacy. Thank you so much. The next we have Atul Jain. Over 27 years of dedicated experience in the insurance industry, guiding individuals and families in building financial security and long-term protection. $1 million roundtable achiever consecutively from last 15 years, a prestigious worldwide recognition, honored with top of the table distinction for 6 years with the highest level of recognition within worldwide. A seasoned professional representing exceptional performance, leadership and consistent delivery of clientele. Thank you so for having me. Third we have Monihal Chaudhary, a practicing chartered accountant since 1989 with Mehra Chaudhary and Company, trusted advisor with deep expertise in finance and taxation for more than 3 decades. His experience brings not just technical knowledge, but also the maturity and perspective gained from decades of navigating the evolving financial landscape. A passionate badminton enthusiast whose dedication to the sport has been recognized with awards like NIRC, ICAI for the 3 consecutive years. Thank you, sir. Now over to Rajiv sir for the panelist discussion. Thank you, Smriti. So, अतुल, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जनरली इंश्योरेंस को लोग एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट की तरह मानते हैं, तो उसमें आपका व्यू है कि इंश्योरेंस केवल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है या इससे तुम वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, माय नेम इज अतुल जैन। नैयर सर, जो मेरा आपका जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली हमारे बोला जाता है, समझा जाता है कि जो पैसे बचा रहे हैं वही हमारी वेल्थ है। तो जो आपने बताया कि भाई नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है, बट वो एक वेल्थ क्रिएशन का भी काम करती है। मैं छोटे से एग्जांपल से एक आपको क्लियर करता हूँ कि किसी फैमिली के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और सपोज उस फैमिली के अंदर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो आपका यदि हॉस्पिटल का बिल यदि 10 लाख आता है, तो आपकी जो सेविंग्स होती है वो तो सेविंग्स तो वाइप आउट हो ही जाती है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपको और कहीं से भी बोरो करना पड़े, और पैरेलली यदि आपने साइमल्टेनियसली यदि आपने इसके अगेंस्ट में कुछ एक पॉलिसी ले रखी है, तो वो उस मेडिकल एक्सपेंसेस को हेज कर लेती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को या अपने इंश्योरेंस को एक प्रोटेक्शन से लेकर, अल्टीमेटली ये प्रोटेक्शन का पार्ट भी है। एक्चुअली जब हम अपने हेल्थ की जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उसको हम यदि हेज कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ हेज कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन तो है ही है, लेकिन उससे क्या होता है, ये वेल्थ क्रिएशन भी है। यदि हमने 8-10 सपोज एक 10 लाख का कोई एक्सपेंस आता है और हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो वो 10 लाख रुपए कब आपके वाइफ को पहुंच जाएंगे, और जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू डोंट नो कि वो कितने रुपए की आती है, तो उसमें ना केवल आपकी अपनी सेविंग्स खत्म होगी, उसके अलावा आपको हो सकता है कहीं नियर से बोरो भी करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब आप हेल्दी वेल्दी होते हो, यू कैन हैज द थिंग्स विद द इंश्योरेंस कंपनी, इनकी व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम्स इन बिल्ड, तब आपको इंश्योरेंस कंपनी लेना नहीं चाहिए। तो कुणाल, जब भी लोगों की परसेप्शन है, और वो आज के सर्वे में भी निकलते हैं कि लोगों का ये मानना है कि रियल इस्टेट ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करती है, तो उस पर आपका क्या व्यू है? सर, डेफिनेटली रियल एस्टेट एक अच्छी कैटेगरी है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट का मुझे जो लगता है एक इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, वो मुझे लगता है कि रिफाइन और किया जा सकता है। लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था
आई थिंक 2014 या 15 में राजेश खन्ना जी को हर कोई जानता होगा, तो उन्होंने आशीर्वाद नाम का उनका एक बंगलो हुआ करता था मुंबई में, विच ही बॉट इन 1970 फॉर ओनली 3.5 लाख रुपीज़, और वो 2014 में लगभग 84-85 करोड़ के आसपास बिका था। तो लोगों को बड़ा रियल एस्टेट के एग्जाम्पल्स में वो हर बार वो एग्जाम्पल लिया जाता था कि 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 84 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन जब एक्चुअली में उसी इन्वेस्टमेंट का IRR निकाला गया तो वो वही 15-16% IRR निकला फॉर 44 ईयर टाइम लाइन। सो इफेक्टिवली अगर आप कोई भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो इफेक्टिव IRR 15-16, मतलब हम अपने इंडेक्स की इक्विटी की बात करें तो अगर पिछले 40 साल के एनालिसिस में ऑन एन एवरेज 16 से 18% IRR हमारे इक्विटी मार्केट्स ने जनरेट किया। डिफरेंस इज कि हम इक्विटी मार्केट को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम नेक्स्ट डे से IRR शुरू कर देते हैं, और रियल एस्टेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम 15-20 साल के बाद IRR की बात करना शुरू करते हैं। सो इफेक्टिवली मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है कि रियल एस्टेट एक अच्छा टूल है, बट हाँ सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, बहुत सारे अच्छे टूल्स हैं जिनको इवेल्युएट साथ साथ में किया जा सकता है। थैंक यू। यहाँ जनरली वेल्थ क्रिएशन के अंदर ना लोग रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट से होते हैं, बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज को इग्नोर करता है, कभी लाइन लाइट में नहीं आता। बट बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ये लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंडियन आदमी की वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो उस पर आपका क्या व्यू है कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी इंडिविजुअल आदमी की वेल्थ क्रिएट में हेल्प कर सकते हैं? राजीव, मैं मानता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वेल्थ क्रिएशन में मेन रोल प्ले कर सकता है। वो एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स प्लानिंग करता है, उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, कैश फ्लो प्लानिंग कर सकता है, और सबसे बड़ा काम वो कर सकता है मेरी निगाह में, वो सब कुछ चीज़ों को अकाउंटेड कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसने इन्वेस्टमेंट किया जो हिसाब किताब इन्वेस्टमेंट किया है उसको प्रॉपरली अकाउंटेड कर लेता है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा बखूबी से निभा सकता है। तो मतलब जब इन लोगों को जो पता नहीं होता उन्होंने इन्वेस्टमेंट काम कर दिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका हिसाब किताब रखे उसको हेल्प कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू। अतुल, जनरली बोला जाता है कि इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है कि आपको जाके बेचना पड़ता है, पुल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखो, उनको समझाते हो, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्शन जिन्हें लोग आप फेस करते हैं? ये बिकॉज आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट 28 years, तो इंश्योरेंस हमेशा मैंने खुश ही देखा है, कभी खुद तो देखा नहीं अपने कैरियर के अंदर। और इंश्योरेंस की एक जो ग्रेटनेस है ना वो ये है कि नॉर्मली लोगों की ना प्रेफर्ड लिस्ट में कभी नहीं है। जैसे सर ने बोला कि रियल एस्टेट हमेशा से बढ़िया रहा है, म्यूचुअल फंड के लोगों को सबको समझ आता है, बट जो ये हमारा ये जो इंश्योरेंस वाला सेक्टर है वो लोगों के दिमाग में कभी भी क्लिक नहीं करता। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट्स में, जैसे यंगस्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, तो दे फील कि भाई ना हमारे पास ऑफिस की इंश्योरेंस है। और मैं आपको मतलब बिकॉज आई एम डीलिंग विद एन नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, मैं अभी भी आज आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा कॉर्पोरेट देख लीजिए जहाँ पे 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का एक सम एश्योर्ड नॉर्मली कंपनीज देती है। मोस्टली कंपनीज, यदि मैं 100 की बात करूँ तो 90 से ऊपर कंपनीज ऐसी होंगी जो या तो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देंगे या 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देंगे। अभी मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस के तरीके से बात कर रहा हूँ। और जो 5 लाख और 10 लाख का जो सम एश्योर्ड है ना, आज के दिन हॉस्पिटल में जाते ही खत्म हो जाता है। मतलब इफ यू एंटर इन द हॉस्पिटल और यू स्टे फॉर 2-3-4 days, तो दैट अमाउंट विल बी वाइप्ड। तो आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि भाई हमारे पास एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो वो अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के दिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बेसिकली दे आर नॉर्मली पहले जब हमारा टाइम था तो मैंने देखा था कि एक आदमी, जब मैं बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद डिफरेंट कंपनीज फॉर 12 years, तो मैंने देखा कि यदि एक आपने अपने कंपनी में नौकरी शुरू करी तो आप एक लंबी नहीं दे देते। बट आज का जो यंगस्टर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हर तीसरे साल में चेंज मांगता है, ठीक है। तो आप यू डोंट नो कि आज आपको इस कंपनी के अंदर कुछ कवरेज मिल रही है, वो चल रही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप अगली कंपनी में जाएंगे वहाँ पे क्या कवरेज मिलेगी, क्या उतने ही कम की मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये यू डोंट नो। तो मेरा सभी लोगों से, आज जितने भी लोग आए हुए हैं उन लोगों से मेरा सबमिशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज अवेलेबल ऑन ए वेरी लो कॉस्ट।
when you don't need it, and it is not available at any cost when you need it. तो इसको इस बात को ध्यान रखिए, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली है, और यंगस्टर्स जो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो उनका प्रीमियम बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, वेरी लो प्रीमियम होता है। इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स जो यदि हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन की बात करें तो लोगों को, ये मेरा अपना सबमिशन है, जब उन्होंने वैसे पूछा था कि आप वेल्थ कैसे डील करते हो तो मैंने इंश्योरेंस ही, देखिए सर मैंने इंश्योरेंस नहीं करा, ठीक है। और मेरी ऑनेस्टली मेरी मेजर मतलब मेरी 80% जो अबव इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में है, ठीक है। और मतलब मैंने अपनी लाइफ के सारे गोल्स इंश्योरेंस से लिंक कर रखे हैं, सारे के सारे, चाहे बेशक मेरे बच्चों की एजुकेशन है, उसके बाद उनकी हायर, अभी मेरी डॉटर ने निफ्ट क्वालिफाई किया है, और उसके बाद वो मास्टर्स करने कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए मेरे अकाउंट में पैसे रखे हैं, मैं उसको आराम से दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। हर चीज़ को मैंने एक साथ लिंक करके रखा है। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के अंदर देखा है, लोगों को लगता है कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वर्क्स लेस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट्स मोर वेल्थ। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना, वो आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत इसलिए हेल्प करता है बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी है। आपने एक बारी पॉलिसी ले ली तो यू विल पे फॉर 20 ईयर्स 25 ईयर्स, और सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, दे कैन विड्रॉ द मनी एट एनी टाइम, तो इसलिए उनको वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं, आज भी मैं आप ऑनेस्टली अभी मेरे को आज ही मेरे पास NDRT USA से TOT का टॉप ऑफ द टेबल सर्टिफिकेट आया। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर 100 लोग TOT क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एडवाइजर्स आर वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट मैं आज भी अपने क्लाइंट्स को 6% की इन्वेस्टमेंट पे पॉलिसी देता हूँ, और उसकी वेल्थ क्रिएशन का काम है। तो जो भी आपने इतनी जो मैं समझ पाया कि लोगों को पॉलिसी तो लेते हैं पर शायद वो कॉर्पोरेट में करने से एडिक्वेट पॉलिसी उनके पास नहीं, एडिक्वेट पॉलिसी 10 लाख से 10 लाख आज की डेट में अच्छा हॉस्पिटल में वहाँ तो पैकेज शुरू हो गया। मैंने बताया कि 10 दिन का पैकेज हो गया, 10 दिन का पैकेज हो गया, तो वहाँ पैकेज के हिसाब से आज सब लोगों के पास स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को स्टॉक इन्वेस्ट BSE स्टॉक इवेल्युएट करके डायरेक्ट ले सकते हैं, तो वो क्यों म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट? स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी नॉलेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आप स्टॉक मार्केट्स कर सकते हैं, लेकिन जब आप डेडिकेटेडली वो काम कर सकते हैं तब आप अपना एक डिफरेंशिएटर एसेट क्लास क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स में आज की तारीख में बहुत आसान तरीके से 1-1.5% की कॉस्ट, उतनी कॉस्ट जितनी आपको अपने डीमैट अकाउंट को रन करने में लग जाती है, उतनी कॉस्ट में आपको अगर एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर मिल रहा है क्योंकि जिसका सुबह शाम काम ही यही है कि उसको सेक्टर्स एनालाइज करने हैं, सही स्टॉक्स ढूंढने हैं, 500, 1000, 2000 स्टॉक्स को एनालाइज करके 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, जब वही एक्सपर्टीज़ आपको 1-1.5% कॉस्ट में मिल रही है तो क्यों आपको डायरेक्ट इक्विटी करने की ज़रूरत है? मेरे पास खुद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने की वजह से मेरे पास खुद इतने स्टॉक्स का एक्सेस है, बट स्टिल मेरी अपनी स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड रिलेटेड, मेरा 90% पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड रिलेटेड, क्योंकि एज आई सेड सिंपल एक्सपर्टीज मुझे 1-1.5% के कॉस्ट में अगर अवेलेबल है, सो आई डू नॉट नीड टू पुट माय ड्रीम्स ऑन इट। तो मतलब आपका कहने के कम कॉस्ट पे अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है तो डेफिनेटली। तो निहाल आपने कहा कि भाई आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है उनका अकाउंट फॉर करके एक वैल्यू एडिशन दे दें, कैन यू एक्सप्लेन कि उससे किस तरह से उनकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प? बिल्कुल राजीव, अगर अकाउंटिंग मतलब बात की अकाउंटिंग की, अगर प्रॉपरली आप अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर अकाउंट रखते हैं, जैसे राजीव बिजनेसमैन के लिए आप सब काम अकाउंटिंग के थ्रू मैनेज होता है, उसको हर समय अपने बिजनेस के बारे में 360 डिग्री के ऊपर व्यू मिल जाता है। तो आप देखेंगे उसको पता है कि मेरे पास डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, सेल्स क्या है, प्रोजेक्शन क्या बनानी है मेरे को, उस बेसिस पे फ्यूचर प्लान बना लेता है, अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग कर सकता है आराम से। इसी तरह से एक इंडिविजुअल अगर अपने सब चीज़ों को अकाउंटेड करे तो उसको हमेशा हर समय अवेलेबल मिलेगा उसको, क्या मेरे पास एसेट्स है, क्या मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं इसके अगेंस्ट में, क्या मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरी मैच्योर हो रही, कौन सी इन्वेस्टमेंट को मैं मार्केट में शेयर करूँ इसमें, तो वो सब चीज़ें उसको एट ए ग्लांस मिल जाती हैं अगर वो प्रॉपरली अकाउंटेड करते हैं। और अकाउंटेड करने से उसको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाता है कि मेरे को कब पैसा चाहिए, कब नहीं लेना है, तो वो सब चीज़ें प्रॉपर अकाउंटिंग से मिल सकती हैं। और राजीव आपको जानकर हैरानी भी होगी
कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का फाइनेंशियल एसेट में अटका हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है देना, गवर्नमेंट पैसा देना चाहती है पर पेमेंट ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अटका हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है देना पर कोई पेमेंट ही नहीं मिलता, किसको दे? तो नया लोग भी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ छोटा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आपको क्या लगता है कि ये 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट देना चाहते हैं क्योंकि क्लेम, तो क्या रीज़न क्या है कि लोग क्यों नहीं क्लेम करते उस पैसे? देखिए, पहले तो अपने को ये समझना है कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ अटका हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी ऐसी। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में होता है हमारा पैसा, सेविंग अकाउंट है, हमारा फिक्स डिपॉजिट है, NSCs हैं, LLC हैं, अपना डीमेट अकाउंट है या फिजिकल शेयर्स है। किसी भी नेचर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस नेचर के अंदर गवर्नमेंट के पास पैसा ये रखा हुआ है ड्यू टू नॉन क्लेमेंटिंग। जब आदमी को इसका सिंपल रीज़न है कि उसको पता ही नहीं होता है, वो भूल जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, फैमिली को भी नहीं पता। सबसे बड़ा कारण तो ये। एग्जाम्पल देख लीजिए आप अपना, आपकी जॉब चेंज हुई, नया सेविंग अकाउंट मिल गया आपको, पुराना सेविंग अकाउंट भूल गया, नए सेविंग अकाउंट से काम करने लग रहे हैं आपने डीमेट अकाउंट खोले हुए हैं। नेचुरली डीमेट अकाउंट के लिए कई आदमी आते हैं, मेरे यहाँ डीमेट खोलिए, मेरे यहाँ डीमेट खोलिए। डीमेट अकाउंट 10 जगह खुल गए, 2 अकाउंट डीमेट के खुल गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी के जाने के बाद फैमिली को पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कौन सी है। क्लेम तो करने के बाद जगह है, और कुछ केसेस में तो नॉमिनेशन नहीं होता इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपका नॉमिनेशन नहीं है तो उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना एक चैलेंज है, लीगल लेना एक चैलेंज है। तो दैट्स वाई द पैसा यहाँ पर स्टक है, और अकाउंटिंग का एक बड़ा मेजर रोल आता है इसमें। मतलब अगर मैं आपकी बात से नतीजा निकालूँ कि हम नई वेल्थ के लिए तो भागते रहते हैं, पर जो ऑलरेडी वेल्थ हमने क्रिएट की हुई है उसको हम संभाल नहीं पा रहे। हमें खुद ही नहीं पता कि मेरे पास क्या वेल्थ है, फैमिली को नहीं पता कि उनके पास क्या वक्त है, जिसकी वजह से वो क्लेम नहीं कर पा रही। सबसे बड़ी पर 1.5 लाख करोड़ पर बहुत बड़ी हाँ। तो कुणाल, सर आप क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री के अंदर पूरा हेल्प कर रहे हैं और आपके पास है, तो मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या मतलब मैं सब ऑडियंस की मदद के लिए कि जब भी म्यूचुअल फंड में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह की वो मिस्टेक्स करते हैं ताकि वो वेल्थ नहीं क्रिएट पाते, ताकि जो ऑडियंस है उनको ये समझ आ सके, ताकि वो आने वाले टाइम में एटलीस्ट ये लोग वो उस तरह की मिस्टेक ना करें और वेल्थ क्रिएट कर सकें। सब मिस्टेक्स तो बहुत टाइप की हो सकती हैं और वो इंडिविजुअली बहुत वेरी भी कर सकती है, बट मुझे ऐसे लगता है कि मिस्टेक ज़्यादातर रिलेटेड होती है हमारे इमोशनल फैक्टर्स के साथ। इक्विटी मार्केट बोल लीजिए या इन्वेस्टिंग, किसी भी टाइप की इन्वेस्टिंग बोल लीजिए। इनफैक्ट मुझे लाइफ के ये प्रिंसिपल्स लगते हैं कि हमारे 2 बहुत मेजर इमोशंस हैं जिसकी वजह से हम सारे डिसीजंस लेते हैं, और वो दोनों इमोशंस कहलाते हैं फियर एंड ग्रीड, भय और लालच। ये 2 इमोशंस मेरी लाइफ को या मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हर एक इंडिविजुअल की डिग्री पर वेरी कर सकता है। सो इससे रिलेटेड मैंने ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हुई देखी, अपनी इंडस्ट्री में देखी हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखी हैं, और ज़्यादातर लोग अपनी गलतियाँ क्योंकि वो डिराइव्ड हैं बिकॉज ऑफ दैट इमोशन, उसको गलतियाँ कहना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है कि रिजल्टेंट आउटपुट किसी भी कारण से आ सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे दिखाई दिया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे लोग कर जाते हैं। कभी कभी अंडर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी डर के मारे ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कर जाते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक जो मुझे रियलाइज हुई कि अंडर डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही बड़ी खतरनाक चीज़ है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप एक फिनेंशियल डिसिप्लिन बनाते हैं, एक हैबिट फॉर्म कर लेते हैं अपनी कि मुझे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, बहुत बार किसी से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो हैबिट फॉर्मेशन को बीच में रोक दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारी इंडस्ट्री में SIPs का। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आप एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगा, आई वुड लव कि आप लोग आंसर दें इसका। मान लीजिए कि आप लोगों ने 5 साल एक SIP करी, मतलब यू स्टार्टेड एन SIP, डिड इट फॉर 5 years। एट द एंड ऑफ 5 years
कितनी इंस्टॉलमेंट को एक्चुअली में 5 साल लूँ, सिर्फ पहले। जबकि हम 5 साल के बाद क्या सोचते हैं कि यार हम तो 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? बट इफेक्टिवली ओनली द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज एक्चुअली कंप्लीटेड 5 years। और इक्विटी मार्केट्स में जब हम टाइम बिताने की बात कर रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 3 साल 5 साल तो बेयर मिनिमम। सो इफेक्टिवली अगर आपको अपना रिटर्न चेक करना है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं बोलते हुए कि कुणाल हम तो 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न नहीं बना। मैं उनसे यही एक सवाल पूछता हूँ एंड देन दे से कि हाँ वी गॉट योर पॉइंट, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन आवर इंडस्ट्री, नॉट ओनली इंडस्ट्री, मतलब नॉट ओनली म्यूचुअल फंड एज सच बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लोग अपनी फिनेंशियल हैबिट को जल्दी तोड़ देते हैं। सर की भी एक रील में देख रहा था, उसमें भी मैंने ये देखा कि जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक गोल असाइन नहीं करते हैं, राइट, एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी और गोल को पूरा करने के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर पहले तोड़ेंगे। सो विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव रीज़न कि हाँ अगर मेरी ऑब्जेक्टिविटी डिफाइंड है किसी इन्वेस्टमेंट के साथ तो मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई और इन्फ्लुएंस पे मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई फाइंड। थर्ड व्हाट आई फील इज कि जब मैं फियर और ग्रीड को इमोशन को साइड में रखकर कोई डिसीजन ले पा रहा हूँ, दैट इज माई बिगेस्ट विन अगेंस्ट एनी अदर इन्वेस्टमेंट पैटर्न दैट आई कैन क्रिएट और हैबिट दैट आई कैन क्रिएट फॉर माई सेल्फ। उसका भी एक बहुत सॉलिड रीजनिंग है कि इक्विटी मार्केट में जहाँ पर क्रैश आया, अभी जैसे पिछले 2020 के बाद से यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स। हमारी इंडस्ट्री की SIP बुक आज की तारीख में 28,000 करोड़ की हो गई, लेकिन उतनी ही तेज़ी से बीच में जैसे मार्केट गिरना शुरू हुआ उतनी ही तेज़ी से लोगों ने अपनी SIPs बंद करना शुरू कर दी और नेट आउटफ्लोज दिखना शुरू हो गए। सो दैट इज़ अगेन अ बिग इनफ जोल्ट फैक्टर। हम लोगों ने एक इंडस्ट्री के एक बड़े फंड पर एक एनालिसिस किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर बिहेवियर, एंड सर आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बी शॉक्ड अबाउट इट। उस फंड को हिस्टोरिकली उसकी NAV का डेटा था हमारे पास 29 ईयर्स का, लगभग 30 सालों का डेटा था हमारे पास उसको एनालाइज करने के लिए। और हमने ये देखा कि 30 साल मतलब इमेजिन करिए कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं 30 ईयर्स में। उस 30 साल की हिस्ट्री में उस फंड ने एवरेज CAGR जो जनरेट किया था वो 19% प्लस किया था, मतलब 19% से ऊपर का CAGR है, कंपाउंडेड रिटर्न है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। 30 साल की हिस्ट्री में इन्वेस्टर अगर 30 दिन बाहर रह जाता उस प्रोडक्ट से, ओनली फॉर 30 डेज, 30 बेस्ट डेज इफ ही वुड हैव स्टेड आउट, ये सोच के कि हाँ ठीक है मेरा रिटर्न बन गया, मैं बाहर आ जाता हूँ, जब मार्केट गिरेगा तो मैं फिर से अंदर आ जाऊँगा, ये मेंटालिटी के साथ अगर कोई इन्वेस्टर 30 डेज बाहर रह गया होता तो उसका रिटर्न 19% से गिरकर 14% का। ओनली फॉर 30 डेज इन अ पीरियड ऑफ 30 years if you have been out of the fund, your return drops by 5% CAGR, which is huge by all standards. So I think बहुत सारी कोरिलेशन, हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो हमारे दो इमोशंस गवर्न करते हैं, फियर एंड ग्रीड। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि ये दो इमोशन साइड में रखें और फिर वो डिसीजन मेकिंग करें। थैंक यू। तो अतुल, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड ऑफ दैट फियर एंड ग्रीड, तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जब आप लोगों को वेल्थ प्लान्स की बात करते हो तब आपको किस तरह का फील हुआ कि लोग किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, या आपकी उसमें भी ये फियर एंड ग्रीड का इम्पोर्टेंस रहता है? मेरी जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं वो एक हम नॉर्मली तो गोल बेस सेविंग करते हैं कि उनको बता करके भाई आपको 15 साल या 20 साल या 25 साल कितने साल के लिए, यदि किसी घर में कोई नया बच्चा हुआ है तो उसकी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ वे आउट करते हैं। और जैसा गुलाब जी ने बताया, हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास कोई उसकी आज यदि हमने किसी को 15 साल की पॉलिसी दी है तो 15 साल तक वो हमारे से बात ही नहीं करता इस बारे में। उसको बता रखा है कि ये पैसे 15 साल बाद मिलेंगे, या 20 साल की प्लान दिए तो 20 साल के बाद मिलेंगे। अभी और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि भाई मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो लोगों के फियर और ग्रीड दोनों बढ़ जाते हैं कि मार्केट में अभी ट्रम्प साहब ने एक टैरिफ लगाया तो यहाँ मार्केट गिरनी शुरू की। अभी मतलब उसने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करी है, अगले दिन मार्केट का हेरा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोगों का जो सबसे जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड मार्केट या जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट होती है, जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है ना, जब तो विड्रॉ करते हैं, जब विड्रॉ का टाइम होता है जब इन्वेस्ट करते हैं। ये देखा गया है, ये
फर्मली देखा गया। तो मेरे को सर इस चीज़ से बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि भाई हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है, मेरे पास मेरा एक छोटा सा एक ड्रू भी आया था, उसमें कोई 40,000 लोगों ने उसको देखा है पैन इंडिया के अंदर। मैं उसमें एक ही चीज़ लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के ऊपर बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस की मैं आई कैन गिव यू ए नंबर ऑफ करोड़ पॉलिसी फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लेके दूंगा, जिन्होंने 25 साल की पॉलिसी दी और 25 साल तक पैसे दिए, 20 साल की पॉलिसी दी, 20 साल तक पैसे दिए। आप मुझे 1 लाख इन्वेस्टर दिखाओ पैन इंडिया से जिन्होंने एक कमिटमेंट 10 साल 20 साल तक कर लिया। लोग अपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, और जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, यू हैव एक्सेस टू विड्रॉ, तो लोग जल्दी निकल जाते हैं। तो मेरे को आई एम फॉर्चुनेट अपने आप को, मेरे को ये जरूर है कि मुझे कन्विंसिंग में टाइम लगता है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कन्विंस करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बट जो मेरे पास एक क्लाइंट आता है वो ही प्ले लॉन्ग इन, और वो बिल्कुल उसको वो कभी नहीं पूछता वैसे कि मेरी वैल्यू कितनी हो, कोई कभी नहीं पूछता। 15 साल इवन हमने कुछ 2003 में या 2004 में एक पॉलिसी दी थी, 16 साल की प्लान थी, और 25 ईयर्स के बाद पैसे मिल रहे थे। जीवन श्री लाइफ LIC की सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लान रही है वो जीवन श्री प्लान। जब 16 साल कंप्लीट हुए तो 17वें साल क्लाइंट का फोन आया कि सर वो आज बारी आपने प्रीमियम लगाया। मैंने कहा मैं आऊँगा, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गया, वो नया लेके जाएंगे आपसे, दूसरा वाला प्रीमियम लेके। तो जब लोगों को एक 16 साल पैसे देने की आदत बढ़ गई थी, उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्हें ये था कि 25 ईयर्स के बाद पैसे मिलेंगे, तो उन्हें लगा कि पैसे भी 25 साल तक ही देते हैं। तो ये एक बेनिफिट हमें लाइफ इंश्योरेंस से मिलता है, जो रोज रोज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती विड्रॉ करने की, और जब भी आप कभी 5 साल 10 साल प्रीमियम देने के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपका लॉस होता है। ये बात हम पहले से बताते हैं, यदि आपको ये पॉलिसी लेनी है तो आपको इतने साल तक चलना है। तो उस चीज़ से जो कमिटमेंट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को, बट जो देते हैं वो फिर दे क्रिएट करते हैं। मतलब आपको स्टार्टिंग में दिक्कत रहती है, बाद में लाइफ इनिशियल स्टेज में बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत रहती है, बाद में लाइफ गुड, ठीक है। तो ना जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू एक एडवाइजर अपने इन्वेस्टर की रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकता है, या ये मतलब एक वेल्थ क्रिएशन के अंदर एडवाइजर का क्या रोल? सर मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट का रोल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने ड्रीम 11 का नाम सुना है? क्या है ड्रीम 11? एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, राइट। ड्रीम 11 का हम लोगों को, मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं एग्जांपल ज़रूर देता हूँ ये, क्योंकि अगेन कोरिलेटिंग टू व्हाट आई सेड बिफोर कि फियर एंड ग्रीड किस तरीके से काम करता है। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री लगभग 50 साल पुरानी है। इस 50 साल इंडस्ट्री के आज की तारीख में टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लगभग 6 करोड़ है। मतलब हम 140 करोड़ की जनता में 6 करोड़ इन्वेस्टर हैं। ड्रीम 11 को 10 साल में नहीं हुआ, एंड दे जस्ट सेलिब्रेटेड 26 करोड़ सब्सक्राइबर्स, राइट। दैट इज़ हाउ फियर एंड ग्रीड, वो हमको जो लालच है कि हम जल्दी पैसा बना लें, राइट। और हुआ क्या, 10 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स 26 करोड़ पहुंच गए। एक रेगुलेशन चेंज आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी ऑनलाइन गेमिंग। ऑन एन एवरेज कल ही मैं पढ़ रहा था, ड्रीम 11 का किसी ने एनालिसिस किया है, 99% लोग जो उस प्लेटफॉर्म पे थे, 99% पीपल हैव मेड एन एवरेज लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये का एवरेज लॉस हुआ है 99% जगह। सो जस्ट इमेजिन, अगर मैं 26 करोड़ का 99% निकालूं और उसको मल्टीप्लाई करूं 10,000 से, हाउ मच मनी वी हैव एक्चुअली लॉस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड द सेम मनी विच कैन गेट क्रिएटेड इनटू वेल्थ, राइट। सो यही वो डिफरेंस है। वहाँ पर एडवाइजर नहीं था, वहाँ पर सिर्फ भय और लालच था। लालच ज़्यादा बड़ा था, भय कम था सर, भय कम था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एडवाइजर अगर है सो वो आपको सही तरीके से सही टाइम पे गाइड कर सकता है, और आपको एक डिसीजन में हेल्प कर सकता है। आपको कौन से प्रोडक्ट में कब जाना है, कब निकलना है, वो फैसिलिटी दे सकता है। आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू आपका ट्रांजैक्शन का ईज ऑफ एक्सेस बढ़ गया है। और वो सब आप छोड़कर आप एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पर आप 10,000 रुपये बंद करते हैं। आप बताइए, इज इट फेयर और नॉट? यू नीड एन एडवाइजर इन लाइफ। जब आपको प्रॉब्लम होती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, दैट्स अ एक्सपर्ट, राइट। जब आपको कोई केस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप एक लॉयर की हेल्प लेते हैं। जब आपको अकाउंटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप एक CA की हेल्प लेते हैं।
So why not take a help from a financial expert, right? They carry the same amount of weightage to guide you in the financial industry. और आज की तारीख में जब इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने फंड्स अवेलेबल हैं, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद इन इंश्योरेंस, विद इन रियल एस्टेट, विद इन म्यूचुअल फंड्स, यू नीड समवन टू गाइड यू बेटर. सो आई थिंक एडवाइजर का बहुत इम्पोर्टेंट. अतुल, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो गए फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर, जिसके अंदर किसी एडवाइजर के लिए आप जस्ट गए और अपने प्रोडक्ट ले लिए. तो आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्सेस एडवाइजर की एडवाइस विच इज़ बेटर? सर देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स है ना, वो बेसिकली टैक्स सेवी है, तो उसको ना सब चीज़ों वो बेसिकली मैं तो अभी अगर लोगों से जब मैं मिलता हूँ या जो क्लाइंट्स हमारे पास किसी रेफरेंस से आते हैं या वो हमारे से बात करते हैं, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि यार उनके पास तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो ऑनलाइन में इतना सब कुछ सर्च कर लेते हैं. उसके बाद ऑनलाइन में जाकर के आप ना परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन ना हमारी इंडस्ट्री जो है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने गाड़ी का मतलब एक किसी कंपनी से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट एक ऐसी कंपनी है जो मीडिएटर के बिना वो डायरेक्ट सेल कर रही है. यहाँ पे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल गया. आपने मतलब सपोज 20,000 रुपये का प्रीमियम हम लोग मांग रहे हैं और वहाँ पे आपको 16 का मिल गया. तो 4,000 का डिफरेंस इसे बिग डिफरेंस सबको लगता है यार 4,000 तो बड़ा डिफरेंस है. लेकिन आप ये उसके साथ साथ एक बात ये भी सोचिए कि जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो आप किससे बात करेंगे? वो आप एक 1-2-1-2 मिलाते रहेंगे. उस टाइम पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, 1-2-1-2-1-2 मिलाते हैं. बाई चांस वो 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आएगा तो वो अगले दिन आपका रात को 10 बजे सपोज किसी का रात को 10 बजे एक्सीडेंट होता है और वो कहता है कि मुझे गाड़ी कहाँ छोड़ रही है, तो वो तो 1-2 पे रह जाएगा. अब हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो हमारे किसी भी टाइम फ़ोन करते हैं, हम उसको जितना, बहुत सारे लोग रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन करते हैं कि हम हॉस्पिटल आए हैं. हम कुछ नहीं कर सकते हॉस्पिटल रात को 12 बजे क्या करेंगे? उनको बोलेंगे तो यू नीड नॉट टू वरी सर, आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, आपको 10-20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, सुबह 10 o'clock माई टीम विल टेक केयर ऑफ यू. तो हमने रात को इतना उनका फ़ोन उठा लिया ना, तो उससे उनको बहुत बड़ा कंफर्ट मिल गया. तो वहाँ पे जो ऑनलाइन, और यदि आपने प्रीमियम 16,000 दिया है, 20,000 दिया, क्लेम नहीं दिया तो दोनों बेकार है. क्लेम दिया तो आपको पता लगेगा ना कि एडवाइजर की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है. तो ये इस चीज़ से अभी हमारे पास मतलब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके कम से कम हर साल 20 लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के वहाँ के सताए हुए हमारे पास आते हैं. फिलहाल लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन कि पर्सनल लेवल में आई नो यू, तो मैं जस्ट चाहता हूँ ऑडियंस के लिए सबके जो लोग आए हुए हैं कि हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल वेल्थ, बाकी ताकि लोग भी आपके एक्सपीरियंस का बेनिफिट. मैं अपनी पर्सनल वेल्थ डिफरेंट मतलब एज ए चार्टेड अकाउंटेंट एक घड़ी में पैसा नहीं डालना चाहिए, इसलिए डिफरेंट असेट्स में लगा, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, बैंक, फिर FDR और सारी क्लासेस के अंदर मतलब कोई भी क्लास में लगाने के लिए टाइम देना पड़ता है. और उसके लिए मैंने एक एडवाइजर, बिग फाइनेंशियल एडवाइजर रखा हुआ है जो मेरे को अच्छी एडवाइस दे करके मेरी इन्वेस्टमेंट करा देता है. तो मेरा टाइम कम लगता है और मेरे को रिटर्न बेटर आता है. तो मैंने शुरू से ही प्लानिंग की. मैं लास्ट आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट सिंस 2000 and I make a huge amount in this industry, in the real estate also, in the capital market also. बस कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने एडवाइजर के रूप में मैंने मतलब पैसे कमाए. तो मैं हमेशा मतलब कि एक एडवाइजर को बड़ा प्रेफर करता हूँ. डिसाइड करके मैं पैसा किसी चार्टेड अकाउंटेंट और मल्टीप्लाई हो जाती है उन चीज़ों को. आपका कोर फैक्टर मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है फाइनेंशियल सेट के डेवलप करने का, चाहे वो कैपिटल मार्केट टाइम देना पड़ता है. एडवाइजर के बिना नहीं चलना चाहिए. मतलब तुमने हर सेक्टर के लिए एक अपना, जैसे रियल एस्टेट है या हर सेक्टर के लिए तुमने एक अपना लक्ष्य इंडिपेंडेंट एडवाइजर रखा हुआ जो उस सेक्टर के अंदर तक का एडवाइस करता है. डेफिनेटली. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, इन सब की जो समराइजेशन मैं कर पा रहा हूँ कि वो ये निकल के आते कि ये लाइफ के अंदर फैमिली को, उनको फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए
इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो डिफरेंट ऑप्शन है। इंश्योरेंस भी है, रियल एस्टेट भी है, म्यूचुअल फंड भी, स्टॉक्स भी है। और मेरा ये पर्सनल लेवल पे ये मानना है कि कभी भी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन हो सकता है कि किसी के पास रियल एस्टेट ज़्यादा हो, म्यूचुअल फंड कम हो, स्टॉक ना भी हो, तो जैसे जैसे जिसको जो समझ आता है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, खाने के अंदर अगर नमक ज़्यादा हो तो भी सब्जी का टेस्ट खराब, और ना हो नमक तो भी सब्जी बेकार लगती है। तो इसलिए आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सब चीज़ों का बैलेंस रखना चाहिए। और जैसे कहा कि एक नई चीज़ ये कि अपनी जितनी भी नॉट ओनली फाइनेंशियल एसेट, इवन जो आपकी रियल एस्टेट्स हैं उनकी भी आपको कहीं ना कहीं नॉमिनी होना चाहिए, और आपको एक बिल जरूर बना के रखनी चाहिए, ताकि आप लोगों ने जितनी मेहनत से पैसा कमाया वो पूरा का पूरा पैसा आपके एक्सेस में आपकी फैमिली को बिना एफर्ट्स के फैमिली को वो मिल सके। विद दिस नोट्स आई होप कि जो भी लोगों ने अपने जो हमारे पैनल एडवाइजर्स हैं उन्होंने आपके साथ जो शेयर किया उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर वैल्यू एडिशन करें। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस।